हेलो आप सभी माताओं एवं बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ओनली में। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है आज का। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है वो हमने ऑलरेडी करा दिया है। तो जिन माताओं एवं बहनों ने अभी तक उसको नहीं देखा है जाकर देख सकती हैं, आपको इस लिस्ट में नीचे आपको क्लास मिल जाएगी। आज के क्वेश्चन की बात करें तो मध्य प्रदेश जीएस जीके के 20 क्वेश्चन रहेंगे, मैनेजमेंट के 30 क्वेश्चन और बाल विकास के 30 क्वेश्चन है। बाकी कल की जो प्रैक्टिस नंबर 1 थे उसमें यहाँ पोषण एंड न्यूट्रिशन के 40 क्वेश्चन रखे गए थे। बाकी मैनेजमेंट और बाल विकास के क्वेश्चन जो है सेम टू सेम रखे गए थे। आपकी बात करें तो लगभग अब आज से आपके एग्जाम जो है 12 दिन के करीब बचा है। तो उससे पहले हम आपको करीब 15 टेस्ट फुल मॉक टेस्ट करवाएंगे। तो ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तक कुछ नहीं पढ़ा है वो लोग इस क्लास को जरूर अटेंड करेंगे। और साथ ही हम आप लोग के लिए एक पीडीएफ रेडी करवा रहे हैं, जो कि पीडीएफ जैसे ही रेडी हो जाएगी 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसमें 1000 प्लस एमसीक्यू रहेंगे। तो जिन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है वो सारी पीडीएफ रिवाइज करके आप लोग चले जाइएगा, उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने कुछ अभी तक नहीं पढ़ा है उनके लिए जो है रामबाण साबित होगी। ठीक है, तो चलिए आइए अभी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हाँ, जिन माताओं बहनों को इन सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए वो लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप सभी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त कर सकती हैं। पेडागोजी यानी कि बाल विकास के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है कि चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है, यानी कि चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ जो चिंतन होता है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि तार्किक चिंतन जो है सर्वश्रेष्ठ चिंतन माना जाता है। ठीक है, किसी बच्चे में। फिर इसमें आगे हम बात करें तो किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन तार्किक चिंतन होगा, क्योंकि तार्किक चिंतन चिंतन के द्वारा वह किसी भी परिस्थिति के कार्य कारण संबंध और उसके प्रभाव का आकलन कर सकता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल व्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, यह जो है विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, बाकी जो सारे ऑप्शन दिए गए, सारे ऑप्शन जो हैं उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त होते हैं। जैसे कि सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, ये सारे जो हैं उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, फिर उसमें आगे बात करें तो निम्नलिखित में से पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 दिया गया, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं जो है यह प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं होती है। ठीक, बाकी उच्च आत्म क्षमता, अंतर अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, ये सारे जो हैं एक विशेषता प्रभावशाली बच्चों की होती है। ठीक, फिर उसका क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 दिया गया है कि कक्षा शिक्षण में हार्वर्ड ने 5 चरणों का सुझाव दिया है, उद्देश्य कथन चरण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच में आता है। ठीक है, इसमें कक्षा शिक्षण में हार्वर्ड ने जो है 5 चरणों का सुझाव दिया है, जिसमें आपका पहला प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण और बीच में उद्देश्य कथन और चरण, ये जो है 5 आपके चरणों के बारे में बताया है हार्वर्ड ने। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है जो अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसका आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी अर्थपूर्ण जो संगति होता है वह कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें आगे बात करें तो अर्थपूर्ण संगति एक ऐसा कारक है जो अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि अर्थहीन संगति भ्रम उत्पन्न करती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 दिए गए, डैश डैश प्रेरक संतोषजनक अनुभूति स्थिति तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी भावनात्मक प्रेरक जो है वो संतोषजनक भावनात्मक प्रेरक संतोषजनक अनुभूति स्थिति तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता से संबंधित होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे हम बात करें तो भावनात्मक प्रेरक के बारे में बताया गया है कि भावनात्मक प्रेरक संतोषजनक अनुभूति स्थिति तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता के साथ संबंधित है। भावनात्मक प्रेरक के रूप में व्यक्तिगत लक्ष्यों को भावना इमोशन जिसे बोलते हैं द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी सहानुभूति दिखाना जो है ये संवेदात्मक बुद्धि से संबंधित होता है। ठीक है, किसी के प्रति आपको सहानुभूति दिखाना ये आपके संवेदनशीलता के ऊपर निर्भर करता है। फिर इसमें आगे बात करें तो संवेगात्मक जो होता है, संवेगात्मक बुद्धि विभिन्न भावनाओं के बीच भेदभाव करने और उन्हें उचित रूप से लेबल करने तथा सोच और व्यवहार को मार्गदर्शन करने के लिए, जानकारी का उपयोग करने के लिए, स्वयं और अन्य लोगों की भावनाओं की निगरानी करने की क्षमता है। ठीक, सहानुभूति दिखाना संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित एक कौशल होती है। ठीक है,
फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि जब बच्चे एक अवधारणा सीखते हैं और इसका उपयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की गई त्रुटियों को कम करने में सहायता करता है। यह विचार किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि E.L. थॉर्नडाइक ने यह जो विचार है ये दिया था, ठीक, कि जब बच्चे सीखते हैं इसका उपयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की गई त्रुटियों को कम करने की सहायता करता है, ठीक। 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9 दिया गया है कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी मॉडलिंग बच्चों के सीखने का एक प्रमुख तरीका होता है, ठीक है। फिर इसमें आगे बात करते हैं। आगे दिया गया है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत में अल्बर्ट बंडूरा का कहना है कि व्यवहार अवलोकन अधिगम के माध्यम से पर्यावरण से सीखा जाता है। बच्चे उनके आसपास के लोगों को विभिन्न तरीकों से व्यवहार करते हैं और देखे गए व्यक्तियों को मॉडल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जबकि एक्टर वगैरह जो है ये आप इनको मॉडल मान लेते हैं, तो उस प्रकार के मॉडल की बात किया जा रहा है, ठीक है। मॉडल के रूप में जाना जाता है। बच्चे इन मॉडलों में से कुछ पर ध्यान देते हैं और उनके व्यवहार को सीखते हैं, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 10 है कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश डैश समायोजित करने के लिए डैश डैश को बदलना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है यानी बच्चे। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें बच्चे समायोजित करने के लिए प्रणाली को बदलना चाहिए, ठीक। फिर इसमें आगे बात करें, समावेशी शिक्षा इस सरल विचार पर आधारित है कि प्रत्येक बच्चा और परिवार समान रूप से मूल्यवान होता है तथा समान अवसर और अनुभवों का हकदार होता है। समावेशी शिक्षा विकलांग बच्चों के बारे में है, ठीक है। समावेशी जो शिक्षा है विकलांग बच्चों के बारे में है। चाहे विकलांगता कम हो या अधिक छुपी हो या स्पष्ट हो, यानी विकलांगता जो है चाहे कम हो या अधिक हो, स्पष्ट हो या छुपी हो, यह रोजमर्रा की गतिविधियों में भाग लेती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 दिया गया है कि कक्षा में यदि छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अगर आप शिक्षक हैं तो अगर आपकी कक्षा में जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आपको क्या करना है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है यानी रुचिपूर्ण शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे आप, ठीक। उनको मारना पीटना नहीं है, उनको रुचिपूर्ण शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे जिससे कि उनकी रुचि बढ़े, आपकी रुचि बढ़े, ठीक है। फिर इसमें आगे बात करें, कक्षा में यदि छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में रुचिपूर्ण शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 दिया गया कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और पढ़ता है, फिर छात्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है और समायोजित करता है, वह क्या कर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है फिर ऑप्शन सी यानी अधिगम के लिए आकलन कर रहा है। वो क्या कर रहा है? तो अधिगम के लिए आकलन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे हम बात करें तो शिक्षक द्वारा की जाने वाली उपयुक्त गतिविधियां अधिगम के लिए आकलन में आती हैं। अधिगम के लिए आकलन प्रक्रिया में दो चरण होते हैं, ठीक है। इसमें दो चरण होते हैं, एक नैदानिक और एक रचनात्मक चरण, ठीक है। फिर आकलन शामिल होते हैं और शिक्षक पहले कार्यों की पहचान करके फिर निर्देशों को समायोजित करते हैं ताकि छात्रों का उचित मार्गदर्शन उनके द्वारा किया जा सके, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि 10+2+3 जो शिक्षा योजना की संस्तुति है वो किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है यानी कोठारी कमीशन द्वारा 10+2+3 जो शिक्षा योजना थी अभी तक जो चल रही थी, अब ये हालांकि चेंज कर दी गई है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो भी पास आउट किया है तो सबसे पहले 10th तक पढ़ाई की, उसके बाद 2 का मतलब है यहाँ 10+2 यानी 12, फिर 3 साल यानी ग्रेजुएशन से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे हम बात करते हैं तो 10+2+3 शिक्षा योजना की संस्तुति जो है कोठारी कमीशन द्वारा की गई थी। कोठारी कमीशन का गठन डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में वर्ष 1964 में किया गया था। इस आयोग का गठन स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से किया गया था, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया समावेशी शिक्षा के पीछे तर्क क्या है कि यानी समावेशी जो शिक्षा है उसके पीछे तर्क क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है कि समाज विषम है और स्कूलों को विषम समाज को पूरा करने के लिए समावेशी होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। फिर इसमें आगे हम बात करें तो समावेशी शिक्षा के पीछे तर्क क्या है कि समाज जो है विषम है, यानी समाज जो है अलग अलग रहते हैं, भिन्न है, और उनको स्कूलों को विषम समाज को पूरा करने के लिए समावेशी होना आवश्यक है, यानी कि जो स्कूल है इनको विषम समाज को एक बनाने के लिए समावेश आपस में करने के लिए स्कूलों का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि स्कूल परिसर में बच्चे का समाजीकरण निम्न तरीके से किया जाएगा, यानी स्कूल परिसर यानी स्कूल के अंदर की बात की जा रही है, प्रांगण में बच्चे का समाजीकरण निम्न तरीके से किया जाएगा। इसका जो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए की बात करें तो बच्चे स्कूल में रहने के दौरान समाज की मान्यताओं, मूल्यों और परंपराओं को अपनाते हैं, बिल्कुल सही है बच्चा। ऑप्शन बी
बच्चा अपने शिक्षकों के आचरण को आत्मसात करता है और स्कूल परिसर में संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को सीखता है। यह भी ऑप्शन सही है। फिर ऑप्शन सी की बात करें, बच्चे खेल के माध्यम से साथियों के साथ सामाजिक हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी, ठीक है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि एक व्यक्ति के किशोरावस्था के अंत तक लोगों में पूरी तरह से विकसित क्षमता का नेतृत्व करती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी द्रव बुद्धि जो होती है, यह एक प्रकार की बुद्धि है जो व्यक्ति के किशोरावस्था के अंत तक लोगों में पूरी तरह से विकसित क्षमता का नेतृत्व करती है, ठीक है। फिर इसमें आगे बात करें, द्रव बुद्धि एक सहज, जैविक या आनुवांशिक रूप से निर्धारित क्षमता है और यह शिक्षा या प्रशिक्षण से प्रभावित नहीं है। यह क्षमता व्यक्ति को सीखने और समस्या को हल करने में सहायता करती है। यह वह क्षमता है जो अपरिचित परिस्थितियों को समझने और समायोजित करने में उपयोगी है। यह क्षमता किसी व्यक्ति के किशोरावस्था के अंत तक लोगों में पूरी तरह से विकसित हो जाती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए बुद्धि के सामान्य सिद्धांत को खारिज कर दिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी थर्स्टन जो है, इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए बुद्धि के सामान्य सिद्धांत को खारिज कर दिया, ठीक है। तो इसमें आगे बात करें थर्स्टन कौन थे, तो थर्स्टन जो थे 1946 ने ये अपना जो सिद्धांत है वो दिया था, बुद्धि के सामान्य सिद्धांत को खारिज कर दिया और इसके बजाय अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत में कहा गया कि मानव बुद्धि में 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताएं शामिल हैं। कितनी प्राथमिक जो क्षमताएं शामिल हैं, 7, ठीक। इस सिद्धांत को थर्स्टन के बहुकारक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18 दिए गए, समग्र विकास जो है मूल्यांकन के निम्नलिखित तरीके से मापा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है निरंतर व्यापक मूल्यांकन द्वारा समग्र विकास मूल्यांकन को मापा जा सकता है, ठीक है। फिर इसमें आगे बात करें समग्र विकास क्या है, तो समग्र विकास सीसीई द्वारा मापा जा सकता है। मूल्यांकन की यह प्रक्रिया 2009 में भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य की गई थी। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन जो सीसीई छात्रों के स्कूल आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली को संदर्भित करता है जो छात्र विकास के सभी पहलुओं को कवर करता है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि संवेगी पेशी और पूर्व संक्रिया अवस्था के दौरान बच्चों द्वारा किस प्रकार की प्रवृत्ति प्रतिबंधित होती है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी अहंकार पूर्ण जो प्रकृति होती है, यह बच्चों के सामने प्रकृति प्रतिबंधित होती है, ठीक है। उसका फिर इसमें अगर हम आगे बात करें तो संवेगी पेशी और पूर्व संक्रिय अवस्था के दौरान बच्चे अहंकार पूर्ण व्यवहार को प्रतिबंधित करते हैं। एक बच्चे की अहंकार पूर्ण प्रकृति उसका प्राकृतिक व्यवहार है। अहंकार पूर्ण सोच वाले बच्चे के पास एक शास्त्रीय दृष्टिकोण होगा और वह अपनी चीजों के प्रति मालिकाना अधिकार रखेगा, ठीक है, जिनके पास अहंकार होगा, जिन बच्चों के पास। उसका क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि व्यवहार प्रक्रिया और उत्तेजना के बीच पुनरावृत्ति सहयोग से सीखा जाता है। यह सीखने के किस सिद्धांत का वर्णन किया गया, यानी यहाँ सीखने के लिए किस सिद्धांत का वर्णन किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है यानी अनुकूल सिद्धांत का वर्णन किया गया, ठीक है। सीखने के लिए कौन सा सिद्धांत, तो अनुकूल सिद्धांत। उसका बाद इसमें आगे बात करें तो अनुकूल सिद्धांत के अनुसार व्यवहार प्रक्रिया और उत्तेजना के बीच पुनरावृत्ति सहयोग से सीखा जाता है। शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखना विकसित किया जाता है, ठीक है। पर्यावरण के साथ जो है माध्यम से सीखना विकसित किया जाता है। फिर इसमें आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, मध्य प्रदेश के जीके से संबंधित क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट दिए गए, मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष जनजाति समुदाय संबंधी मुख्यमंत्री मदद योजना का शुभारंभ किया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 2019 से। और इसमें आगे बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो कमलनाथ जी थे, कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी 2019 में, 1.5 साल के करीब रही, तो कमलनाथ ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए शासन अकादमी में जनजाति परिवारों के कल्याण के उद्देश्य से वन मित्र पोर्टल और मुख्यमंत्री मदद योजना दोनों की शुरुआत की थी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिए मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में उदयगिरी गुफाएं स्थित हैं, यानी मध्य प्रदेश के किस जिले में उदयगिरी गुफाएं स्थित हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है यानी बीसा जिले में उदयगिरी की गुफाएं स्थित है, ठीक है। और इसमें आगे बात करें तो उदयगिरी गुफाएं प्रारंभिक 5वीं शताब्दी ईस्वी से चट्टानों को काट कर बनाई गई 20 गुफाएं हैं। जहाँ टोटल अगर गुफाएं पूछे आपसे उदयगिरी में कितनी गुफाएं, तो 20 गुफाएं, ठीक है। उनके पास सब सबसे उनके पास सबसे पुराने हिंदू और जैन मंदिर हैं और भारत में अभी भी अस्तित्व में है ये।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिए गए, उज्जैन डैश डैश नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी उज्जैन जो है शिप्रा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। फिर इसमें आगे बात करें हम सोन नदी की बात करते हैं। तो सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अमरकंटक से हुई है। सोन नदी की उत्पत्ति कहाँ से, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से हुई है। यह गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है। ताप्ती नदी की बात करें तो यह नर्मदा नदी से दक्षिण की ओर बहती है और इसका उद्गम मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। ठीक। फिर नर्मदा नदी की बात करें, यह भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी है। भारत मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है ही, भारत की बात करें तो पांचवी सबसे लंबी नदी है और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है। यह मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से होता है। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान डैश डैश में स्थित है, यानी जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है वो कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1982 में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि डैश डैश मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, यानी जितने भी ये जलप्रपात आपको दिए गए हैं इसमें सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, बहुटी जो जलप्रपात है सबसे ऊंचा मध्य प्रदेश का जलप्रपात है। ठीक है। फिर चचाई और केवटी जो जलप्रपात है ये रीवा में उपस्थित है या स्थित है। उसके बाद इसमें आगे बात करें तो बहुटी जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 650 फीट है। ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 650 फीट है। यह सेलर नदी द्वारा निर्मित है, या किस नदी द्वारा, तो सेलर नदी द्वारा निर्मित है और सेलर नदी जो है टोंस नदी की सहायक नदी है। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 दिए गए हैं, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक शहर है जो भारत के डेट्राइट के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी पीथमपुर को भारत के डेट्राइट के रूप में जाना जाता है। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 दिया है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले में बेलसपन और परियोजना स्थापित की गई है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीमच में बेलसपन परियोजना जो है वो स्थापित की गई है। ठीक। फिर इसमें आगे हम बात करते हैं तो बेलसपन सोलर एमपी प्रोजेक्ट जो है 151 मेगावाट का फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन है जो मध्य प्रदेश राज्य के नीमच जिले की जावत तहसील के डीकेड के ठीक दक्षिण में भगवानपुर गांव में स्थापित की गई। ठीक है। या कहाँ स्थापित की गई है, तो भगवानपुर गांव में। और इसमें टोटल बात करें कितने एकड़ में फैला, 750 एकड़ में फैला है। लागत की बात करें तो इसमें 1100 करोड़ की लागत द्वारा बनाया गया है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 8 दिया गया है कि मध्य प्रदेश किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश जो है अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है। फिर इसमें आगे बात करें तो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा उत्तर प्रदेश यानी उत्तरी सीमा उत्तर प्रदेश से, आपको ध्यान रखना है उत्तरी सीमा उत्तर प्रदेश से, दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र से, पूर्वी सीमा छत्तीसगढ़ से, पश्चिमी सीमा जो है गुजरात से और उत्तर पश्चिमी सीमा राजस्थान से स्पर्श करती है। ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 9 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, कावेरी नदी जो है मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती। बाकी चंबल, बेतवा और नर्मदा ये तीनों नदी मध्य प्रदेश से होकर बहती है। जबकि कावेरी नदी की बात करें, कावेरी नदी कहाँ से बहती है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहने वाली प्रमुख भारतीय नदियों में से एक है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रतलाम, धार, इंदौर, आगर मालवा, देवास और शाजापुर के साथ सीमा साझा करता है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी उज्जैन जो है यह रतलाम, धार, इंदौर, आगरमालवा, देवास और शाजापुर से सीमा साझा करता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व क्या थी, ये मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 236 प्रति वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व थी और 382 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व भारत की थी 2011 जनगणना के अनुसार। ठीक है। अगर तो 2011 में मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7.27 करोड़ थी। लिंगानुपात की बात करें यानी पुरुष और महिला का जो लिंगानुपात होता है तो 1000 पुरुष पर 931 जो है महिलाएं थी। ठीक है। फिर इसमें साक्षरता दर की बात करें तो 69.32% इसकी साक्षरता दर थी एमपी के अपने। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कोलार परियोजना बेतवा नदी पर नहीं है। बाकी बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है, तवा परियोजना तवा नदी पर है, पेंच परियोजना पेंच नदी पर है। बाकी कोलार परियोजना जो है कोलार नदी पर स्थित है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया कि गाढ़ा मंडला साम्राज्य जो है, गढ़ा मंडला साम्राज्य का अंतिम यशस्वी और प्रतापी राजा कौन था, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी शंकर शाह था। इसका जो अंतिम राजा था वह शंकर शाह था। फिर इसमें आगे हम बात करें शंकर शाह, ये गढ़ा होगा, गढ़ा साम्राज्य के अंतिम राजा थे जो गोंडवाना के भारतीय क्षेत्र में स्थित था। उन्होंने जबलपुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया
और उन्हें उनके बेटे के साथ मौत के घाट अंग्रेजों द्वारा उतार दिए गए। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए के बाद पन्ना हीरा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बालाघाट में तांबा। ऑप्शन सी कटनी चूना पत्थर। ऑप्शन डी जो है सागर मैग्नीज। तो यह ऑप्शन गलत है। सागर में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी सागर में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है, मैग्नीज सागर में नहीं पाया जाता। ठीक है। फिर इसमें आगे बात करें, मध्य प्रदेश राज्य में खनिज निगम की स्थापना 19 जनवरी 1962 को हुई थी। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 16 दिया गया, मध्य प्रदेश में औसत तापमान को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है। यही कारण है कि जो तापमान है प्रभावित, मध्य प्रदेश का जो औसत तापमान है इसको प्रभावित करने का सबसे महत्वपूर्ण कारक यही है, भौगोलिक कारक। ठीक है। फिर इसमें आगे हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य से होकर गुजरने वाली जो कर्क रेखा है अत्यधिक प्रभावित है, और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट है, तो रिपीटेड क्वेश्चन ही हम लेकर आए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। ठीक। अगर हम बात करें 14 जिले कौन कौन से, तो सबसे पहला जिला है रतलाम, फिर उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। ये 14 जिले हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 दिया गया है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। और अगर मान लीजिए राष्ट्रपति, और अगर मान लीजिए भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तब शपथ कौन दिलाता है। तो इसमें आगे बात करें तो अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश और अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं और अगर मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि डैश डैश नदी यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन है, यानी टोंस नदी जो है यह सबसे लंबी यमुना की सहायक नदी है, टोंस नदी। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि डैश डैश बाणभट्ट के नाम पर बांध का नाम बाण सागर रखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि संस्कृत कवि जो बाणभट्ट, जो संस्कृत के कवि थे बाणभट्ट, उनके नाम पर बाण सागर का नाम रखा गया है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि नागालैंड किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, म्यांमार, यानी म्यांमार के साथ नागालैंड जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है। फिर इसमें आगे बात करें तो 1989 में बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार रख दिया गया है। ठीक हैं मैनेजमेंट के यानी प्रबंधन के। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित परीक्षणों में से कौन सा परीक्षण आवेदक में किसी कार्य हेतु आवश्यक कौशल को सीखने की क्षमता का मापन करता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए है, अभिक्षमता परीक्षण जो होता है यह परीक्षणों में से, यह परीक्षण आवेदक में किसी कार्य हेतु आवश्यक कौशल को सीखने की क्षमता का मापन करता है। ठीक है। फिर इसमें आगे बात करें, अभिक्षमता परीक्षण हमने आपको बता दिया कि नौकरी के लिए आवश्यक कौशल सीखने के लिए आवेदक की क्षमता को मापता है अभिक्षमता जो परीक्षण है। फिर अभिरुचि फिर दूसरा अभिरुचि परीक्षण की बात करते हैं तो यह एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है जो विभिन्न कोणों से बच्चों की क्षमताओं का अनुमान लगाता है। तो अभिरुचि जो होता है बच्चों की क्षमताओं का अनुमान लगाता है। फिर बुद्धि परीक्षण कार्यों की एक श्रृंखला है, इसे अमूर्त बनाने, सीखने और नई स्थितियों से निपटने की क्षमता को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक। फिर व्यक्तित्व परीक्षण की बात है, किसी व्यक्ति की प्रेरणाओं, वरीयताओं, रुचियों, भावनात्मक में कब और लोगों और स्थितियों की बातचीत करने की शैली के बारे में व्यवस्थित रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जो व्यक्तित्व परीक्षण है ये व्यक्तिगत के रूप में जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 दिया गया है कि मध्य स्तर के प्रबंधक इसके बारे में चिंतित होंगे, यानी जो मध्य स्तर के प्रबंधक है वो किसके बारे में चिंतित होंगे। ये आपके सामने ऑप्शन दिया गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी प्रभागीय उद्देश्यों के लिए मध्य स्तर के जो प्रबंधक है चिंतित होंगे। ठीक है। फिर इसमें आगे हम बात करें, प्रबंधन के स्तर को 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो जो प्रबंधन के स्तर हैं वो 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं। सबसे पहला शीर्ष स्तर पर, दूसरा मध्य स्तर पर, तीसरा निम्न स्तर पर। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 दिया गया है कि शॉप फ्लोर कार्यकर्ता निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी निम्न स्तर के जुड़े रहते हैं। ठीक है। फिर इसमें आगे बात करें, संगठन के निम्न स्तर का अर्थ क्या होता है कि उसे स्तर से है जिस स्तर पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, यानी कि जो कंपनी फैक्ट्री जहाँ उत्पाद होता है तो जो लोग उत्पाद निर्माण करते हैं, जो उसमें वर्कर काम करते हैं, वो जो स्तर होता है वो तृतीय स्तर होता है। ठीक है। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, ये ऑप्शन ए है, कंफ्यूज मत होइएगा, आंसर ये नहीं है। तो फर्स्ट लाइन प्रथम पंक्ति प्रबंधक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, यानी वह प्रबंधक जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों के दैनिक पर्यवेक्षक के लिए जिम्मेदार है, वह फर्स्ट लाइन यानी प्रथम प्रबंधक होता है। ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, एक संगठन जो पहले अपनी गतिविधि के रूप में एक कार्य को करता था, अब दूसरी कंपनी जो कि मुख्यतः विदेश से है को अपने कार्य को पूरा करने के लिए कहने का निर्णय लेता है और एक संविदा में प्रविष्ट करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी बहिस्रोतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहिस्रोतन। ठीक है, फिर इसमें आगे बात करें, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो व्यवसाय के बाहर से किसी तीसरे पक्ष को काम करने या रखने पर वस्तुओं का उत्पादन करने की प्रथम जो पहले व्यवसाय के अपने कर्मचारियों और कर्मियों द्वारा पूरी की जा गई थी, बहिस्रोतन के रूप में जानी जाती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कार्यालय कार्य के निष्पादन हेतु सामान्य नियमों एवं और भी नियमों का उल्लेख किया जाता है। तो कौन से नियमों का उल्लेख किया जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कार्यालय नियमावली में। ठीक है, तो किसमें पूछा जाता है? तो कार्यालय नियमावली में पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 दिया गया है कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन सिद्धांत की अवधारणा को किसके द्वारा प्रसारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी पीटर एफ ड्राकर द्वारा जो उद्देश्य हैं उनको प्रबंधन सिद्धांत की अवधारणा पर प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, प्रसारित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकार्यात्मक संगठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि यह आदेश की एकता के सिद्धांत पर आधारित है, या इसके लिए बात सही नहीं है। जो प्रकार्यात्मक संगठन है, बाकी अनुशासन की प्रवृत्ति ढीलेपन की होती है, या इसके लिए सही है। यह व्यापक स्तर के व्यवसाय के लिए उपयोगी है, यह भी सही है। प्रकार्यात्मक प्रबंधक अपने संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, यह भी इसके लिए सही है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि यदि कार्य अधिक के दर परिवर्तन के प्रतिरोध का स्रोत हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक समुचित निपटने की क्रियाविधि है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी भूमिका की स्पष्टता और परिभाषा जो है यह कार्य अधिक के दर पर परिवर्तन के प्रतिरोध का स्रोत होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आत्मक ढांचा का एक प्राथमिक निर्धारक नहीं है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है यानी कि क्षमता और कम आवश्यकताएं जो है यह संगठन आत्मक ढांचा का एक प्राथमिक निर्धारक नहीं होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन 11 दिया गया है कि प्रबंधक की ओर से अधीनस्थों को जिम्मेदारी का हस्तांतरण कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रत्यायोजन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रत्यायोजन। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि संगठन जिसने निरंतर अधिगम अनुकूलन और परिवर्तन की क्षमता विकसित की है उसे निम्न कहा जाता है, यानी उसे निम्न में से क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी अधिगम संगठन उसे कहा जाता है। वो संगठन जिसने निरंतर अधिगम अनुकूलन और परिवर्तन की क्षमता विकसित की है उसे अधिगम संगठन कहा जाता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया कि प्रभावशाली संबंधित है, यानी जो प्रभावशीलता जो है किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर आता नहीं, यानी समय पर लक्ष्य प्राप्त करना प्रभावशीलता से संबंधित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 दिया गया है, विभिन्न कार्यात्मक विभागों के विशेषज्ञ एक संगठन द्वारा तैयार किए जाते हैं और परियोजना प्रबंधकों के नेतृत्व में एक या एक से अधिक परियोजनाओं को सौंपा जाता है। ऐसे संगठन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी अव्यूह संगठन ऐसे संगठनों को कहा जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 दिया गया है कि किसी संगठन के लक्षण को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन चाहे वह मानवीय, वित्तीय, भौतिकी या कोई अन्य हो, या किस प्रकार की कार्य की श्रेणी में आते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी आयोजन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आगे तो आज के इतने ही क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन ही थे जो मैनेजमेंट के क्वेश्चन थे। तो आज के लगता है 15 ही क्वेश्चन थे मैनेजमेंट से। क्लासेस पसंद आई हो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन में प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर आते रहते हैं। और साथ ही बाकी आप पर्टिकुलर एक एक क्लास देखना है तो आप लोग हमारे चैनल पर नीचे आपको प्लेलिस्ट सारी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट वहाँ से जाके आप सभी पर्टिकुलर एक एक क्लासेस भी देख सकते हैं अगर आपके पास समय है। हालांकि अब समय बचा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जिन लोगों को देखना है तो जाके देख सकते हैं। और इन सभी क्लासेस के पीडीएफ के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप सभी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।